नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुर्की में आए भयानक भूकंप के बारे में। तो तुर्की में कुछ दिन पहले एक भयानक भूकंप आया जो 7.8 के मैग्नीट्यूड का था और इससे वहाँ पे भयानक तबाही हुई है, जिस वजह से चारों तरफ जीवन अस्त-व्यस्त है। लोगों ने अपने प्यारे जो थे उनको खो दिया है और पूरे ही तुर्की में मातम छाया हुआ है। तो तुर्की में आए भूकंप से हम क्या सीख सकते हैं और अगर हमारे देश में भूकंप की क्या स्थिति है, जहां आप रहते हैं वहां पे कोई भयानक भूकंप आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के तौर पे, सबसे पहले कदम क्या उठा सकते हैं। तो उन बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हमारे देश को कैसे कैसे भूकंप के जो क्षेत्र हैं उनमें बांटा गया है, कितने जोन में बांटा गया है और कौन सा क्षेत्र किस जोन में आता है, कहाँ पे कितना ज़्यादा रिस्क है, कहाँ पे कितना कम है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, ये जो तुर्की है, तुर्की में और इसके साथ ही साथ जापान और फिलीपींस वगैरह में आपने अक्सर सुना होगा कि भूकंप आते रहते हैं। उसकी क्या वजह है, इन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में आज बिना समय गवाए करते हैं सुनिए। दोस्तों तुर्की है, जो इसका नया नाम है, जो कुछ समय पहले भी बदला गया था, पुराना इसका नाम तुर्की है और तुर्की एशिया और यूरोप दोनों में इसका कुछ जो मेन हिस्सा है वो एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में, और जो कुछ हिस्सा है वो यूरोप में आता है। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला ये एक देश है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और वहाँ पे 10 जो शहर हैं वो भयानक रूप से प्रभावित हुए हैं इस भूकंप में। काफ़ी समय तक तुर्की पे ऑटोमन साम्राज्य का शासन रहा, जिसके बाद में ऑटोमन साम्राज्य बिखर गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और ऑटोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी तुर्की को घोषित किया गया बाद में। तुर्की में आया भूकंप 7.8 मैग्नीट्यूड का था, जिसकी रेक्टर स्केल पे तीव्रता मापी गई। अब इसमें, और ये सुबह 4:15 बजे के समय आया था, एक मेन झटका आया, उसके बाद में कई और 20 से भी ज़्यादा झटके एक के बाद एक महसूस किए गए भूकंप के, और वो भी मेजर झटके थे। उनकी भी तीव्रता अच्छी खासी थी, जिससे वहाँ पे भयानक तबाही हुई और अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार 22,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी ये संख्या बढ़ सकती है। İçeriden biri var mı içeride? इसके बाद ने पूरी दुनिया को विचलित कर रखा है और इसके साथ ही साथ पूरे देश, पूरी दुनिया के सभी देश इकट्ठे होके तुर्की को अपने अपने स्तर पे जो कर सकते हैं उतनी मदद करी जा रही है। हमारे देश ने भी वहाँ पे कुछ मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल टीम, इसके साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमों को भी रवाना कर दिया है। भारत सरकार ने भी तुर्की में लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया है, जिसके तहत एनडीआरएफ की टीमें और भारतीय सेना वहां लोगों की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। ये जो भूकंप आया है ये तुर्की और सीरिया की सीमा पे आया है, जो जो वास्तव में एनाटोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक में स्थित जो जगह है उस पे भूकंप आया और उस जगह को काफ़ी एक्टिव माना जाता है भूकंप के दृष्टिकोण, क्योंकि ये जो प्रायद्वीप है यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और इसके साथ ही साथ अरबियन प्लेट को लाइट करती हैं। अरबियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट है उसको उसको पुश कर रही होती है और जिस वजह से इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो हमारा हिमालय का क्षेत्र है वो तुर्की का जो ये हिस्सा है इससे भी ज़्यादा भूकंप प्रोन एरिया है, वहाँ पे इससे भी बड़े भूकंप आने की संभावनाएं हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण दोस्तों आपने देखा होगा 2015 में
नेपाल में जो भयानक भूकंप आया था। इस भूकंप के बाद में तुर्की में 3 महीने के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। भूकंप क्यों आते हैं? क्या वजह है भूकंप आने की? दोस्तों, भूकंप आने का जो मुख्य कारण है वो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसके द्वारा समझा जा सकता है। ये हमारी अर्थ है जिसको कई छोटी छोटी प्लेट्स में बांटा गया है। इनमें कुछ मेजर प्लेट्स हैं और कुछ अनेक छोटी छोटी प्लेट्स। जो मेजर प्लेट्स हैं, जो बड़ी हैं, उनकी संख्या 7 है, जिनमें यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इंडियन प्लेट आती हैं। इनके अलावा कई छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं और जहाँ पे ये प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ती हैं वहाँ वो क्षेत्र जो होता है वो भूकंप की दृष्टि से काफ़ी सक्रिय रहता है। और जो धरती आज के समय में जैसा शेप है वो वैसा पहले से नहीं था। पहले एक बड़ा कॉन्टिनेंट पैंजिया था और पैंजिया प्लेट टेक्टोनिक के कारण टूटा और टूट के वर्तमान स्थिति में आया, जिस पे आज के समय में जो समुद्र हैं और धरती वो सब स्थित हैं इन्हीं प्लेट्स के ऊपर। प्लेट्स के बीच में 3 तरह के कन्वर्जन्स होते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव कन्वर्जन है जिसमें प्लेट्स 2 होती हैं तो वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, और जब ये प्लेट्स दूर जाती हैं तो इनके बीच में से लावा निकलता है बाहर और नए जो लैंड फॉर्म हैं वो बनते हैं। और जो दूसरे तरह का कन्वर्जन होता है जिसमें प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही होती हैं और आपस में टकराती हैं एक दूसरे से, और जब ये टकराती हैं तो काफ़ी भयानक भूकंप आते हैं और इनसे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। और जो एक प्लेट, जब भारी प्लेट नीचे चली जाती है हल्की प्लेट के, तो वहाँ पे ट्रेंचेस बन जाते हैं जो दुनिया में सबसे गहरे स्थान हैं। जो फोल्ड माउंटेन इस तरह से बनते हैं वो, उनमें अगर उदाहरण देखें तो हिमालय जो है वो इसी तरह का एक माउंटेन है। तीसरी तरह का जो होता है वो कन्वर्जन प्लेट मार्जिन होते हैं जिसमें 2 प्लेट एक दूसरे के बराबर से खिसक रही होती हैं। तो भी इस कारण भी यहाँ पे काफ़ी बड़े भूकंप आ जाते हैं जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। ऐसे ही कुछ ट्रेंच जो हैं उनमें मरियाना जो ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में है, दुनिया का सबसे गहरा एक ट्रेंच है। जब ये भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे मर्ज हो जाती है तो वो धरती के अंदर जाके पिघल जाती है और फिर वो पिघली हुई प्लेट वॉल्केनो के रूप में बाहर आती है जिसे हम लावा कहते हैं। तो ये जो एक फेनोमेना है इसको प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। तो इसी वजह से जहाँ पे भी दोस्तों 2 प्लेट एक दूसरे को मिलेंगी या पुश करेंगी या उन आपस में टकराएंगी, वहाँ पे वो जो क्षेत्र होगा वो भूकंप की दृष्टि से काफ़ी एक्टिव, सक्रिय रहता है और वहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहते हैं। दुनिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं उस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर घोषित किया गया है। और दोस्तों, दुनिया के लगभग 80 से 85% तक जो भूकंप हैं वो रिंग ऑफ फायर में होते हैं। रिंग ऑफ फायर पे जो प्रमुख देश स्थित हैं, अगर हम बात करें, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान। 2004 की सुनामी में जो इंडोनेशिया में जो एक 9.3 रेक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया था, उसने भयानक तबाही मचाई थी और 30,000 से ज़्यादा लोग भारत में ही, हमारे देश में मारे गए थे और 1,30,000 से ज़्यादा इंडोनेशिया में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी उस भयानक त्रासदी में। 2011 में दोस्तों जापान में जो भूकंप आया था, इसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पे 9 थी, तो उसमें भी भयानक तबाही हुई थी और काफ़ी ऊंची वेव्स आई थी जिससे जापान पूरी तरह तहस नहस हो गया था। दूसरा होता है ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी के फटने से दोस्तों जो पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो कोलाइड होती है, टूटती है, जिस वजह से हलचल होती है और भयानक भूकंप आते हैं। जैसे कहीं दोस्तों अगर बांध बना दिए जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में
जल इकट्ठा हो जाता है, वो जल ज़मीन को दबाता है और ज़मीन को जब उस पे ज़्यादा भार हो जाता है तो वहाँ पे भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ ही साथ जो भूकंप आने का एक और रीज़न है वो है जो मैन मेड है वो है परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट से भी धरती में कंपन उत्पन्न होते हैं और भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। दोस्तों नेचुरल कई और रीज़न भी हैं जिनकी वजह से भूकंप आते हैं, लेकिन ये जो मैन मेड रीज़न है ये बांध बनाना हो गया या फिर इसके साथ ही साथ परमाणु विस्फोट, ये दोनों जो रीजन है वो आदमी के द्वारा किए गए। दोस्तों जब भूकंप आता है तो जहाँ पे उत्पत्ति होती है भूकंप की उसको भूकंप मूल कहते हैं। इस जहाँ से जो ऊर्जा है भूकंप के लिए जो निकल रही है एनर्जी वो रिलीज होती है, और जिस जगह पे सबसे पहले भूकंप की जो किरणें हैं उनको महसूस किया जाता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंपीय केंद्र क्रस्ट के बिल्कुल नज़दीक होता है तो वहाँ पे भयानक तबाही होती है, क्योंकि दोस्तों क्रस्ट वो एक क्षेत्र है जहाँ पे लोग निवास करते हैं, सबसे ऊपरी तल है ये धरती का। भूकंपीय जो किरणें होती हैं उनकी तीव्रता को मापने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, और जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको मापने के लिए रेक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रेक्टर हर एक मैग्नीट्यूड के साथ में इसकी तीव्रता 10 गुनी बढ़ती है। सीधी सी हम बात करें तो अगर कोई 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप है तो उसकी तुलना में जो 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप होगा वो उससे 10 गुना शक्तिशाली होगा। दोस्तों अब देखते हैं भारत की क्या स्थिति है भूकंप को लेके। अगर भारत में कहीं कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रोन है भूकंप के लिहाज से और कौन सा कम। दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा भारत को 4 भूकंप जोन में बांटा गया है, जिनमें जोन 2 से लेके 5 तक जोन बनाए गए हैं। पहले जोन को ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों जोन 2 है वो सबसे कम एक्टिव है भूकंप के लिहाज से, और जो जोन 5 है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। जोन 5 की बात करें तो उसमें जो हमारा पूर्वोत्तर का क्षेत्र है वो आता है, इसके साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा और साथ ही साथ जो कच्छ का एरिया है वो भूकंप जोन 5 में आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आने की संभावना है। हिमालय का जो क्षेत्र है वो वैसे ही भूकंप के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जिस वजह से वहाँ पे भयानक भूकंप आने की भविष्य में संभावनाएं हैं और पहले भी कुछ आते रहे हैं। इसके साथ ही साथ कच्छ जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पे 2001 में भयानक भूकंप आया था और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जोन 5 के बाद में आता है जोन 4, जो कि जोन 5 से कम एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे भी शक्तिशाली भूकंप आने की काफ़ी संभावना है। भूकंप जोन 4 में उत्तर प्रदेश का काफ़ी हिस्सा आता है, इसके साथ ही साथ दिल्ली का जो क्षेत्र है वो भी भूकंप जोन 4 में आता है। यहाँ पे भी बड़े भूकंप आने की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो आपको भी निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। हम लोगों को भी थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे यहाँ भी भविष्य में कभी बड़ा भूकंप आ सकता है। इसके अलावा जो क्षेत्र रह जाते हैं वो भूकंप जोन 3 और 2 में आते हैं। भूकंप जोन 4 के अंतर्गत ही बिहार का भी हिस्सा आता है। अब देखते हैं क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर भूकंप आता है। दोस्तों सबसे पहली सावधानी है कि अगर भूकंप का झटका महसूस किया जाए तो सबसे पहले सुरक्षित जगह पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, घर से बाहर चले जाना चाहिए, और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो अपने वाहन को रोक देना चाहिए। दूसरा जो सुरक्षित उपाय है, अगर ये नहीं हो पा रहा है, आप अपने घर के ऊपर फ्लोर पे हैं और इतनी जल्दी वहाँ से निकल नहीं सकते, तो सबसे सेफ वे होता है खुद को किसी चीज़ के नीचे छिपा लेना, चाहे वो बेड हो सकता है या कोई टेबल घर में है या जो भी ऐसा साधन है उसके नीचे खुद को छिपा लेना। और जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको प्राथमिकता देना। और दोस्तों अगर कोई क्षेत्र भूकंप से हिट होता है जहाँ पे तबाही होती है तो वहाँ पे जितना आप कर सकते हैं उतनी लोगों को मदद पहुँचाएं। जैसा कि तुर्की में पूरी दुनिया के जो सभी देश हैं वो अपने अपने स्तर पर मदद भेज रहे हैं। भूकंप की भविष्यवाणी करने की तकनीक हमारे पास डेवलप नहीं है, और यही एक वजह है जो भूकंप को सबसे ज़्यादा खतरनाक घातक बना देती है। बात करते हैं भूकंप के दृष्टिकोण से दुनिया में जो सबसे एक्टिव जगह है, कौन से देश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। पहले नंबर पर आते हैं तो जापान का नाम आता है, जहाँ पे हर दिन औसतन कई भूकंप आते हैं, और इसके समाधान के लिए जापानी जो लोग हैं वो अपने घर को हल्का बनाते हैं, उनको लकड़ी का बनाते हैं जिससे कि भूकंप आने पर ज़्यादा तबाही ना हो। इसके बावजूद भी जापान में जो 2011 में भूकंप आया था उससे भयानक तबाही हुई थी, और जो फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र है उसमें विस्फोट भी हो गया।
विस्फोट की वजह ये रही थी कि जो कूलिंग सिस्टम था परमाणु रिएक्टर को ठंडा करने का, बिजली की सप्लाई, भूकंप आया तो उससे सुनामी आई जिस वजह से बिजली की सप्लाई रुक गई, सब जगह पे पानी भर गया। तो जो मशीनें चल रही थी वो रुक गई थी और जो कूलिंग चैम्बर था वो पूरी तरह बंद हो गया था, जिस वजह से जो कोर था रिएक्टर का वो हीट हो गया था। ओवर हीट होने की वजह से उसमें विस्फोट हुआ था और जापान में परमाणु आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। इंडोनेशिया में भी हर दिन औसतन भूकंप आते रहे। इसके साथ ही साथ फिलीपींस और तुर्की में भी भूकंप अक्सर आते रहते हैं। दोस्तों, इनमें से जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस जो हैं वो रिंग ऑफ फायर पे